जय हिंद। स्वागत आप सबका मैथ स्टडी फील्ड यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ चुका हूं अभी लाइव। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार वो कमेंट में जय हिंद टाइप करें। और हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को करेंगे स्टार्ट। आज की क्लास में हम देखेंगे एयर फोर्स मॉक टेस्ट, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। और ये 15 क्वेश्चंस एयर फोर्स और नेवी, कोस्ट गार्ड एंड अदर्स एग्ज़ाम्स जिसमें भी फिजिक्स आती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार वो क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, यदि वेग y घटक 20 तथा x घटक 10 है, इस क्षण पर क्षैतिज से वस्तु की गति दिशा होगी। दिया y अक्ष में कितना दिया है 20 और x अक्ष में दिया है 10 और हमको tan थीटा के पदों में निकालना है। इसको अगर मैग्नीट्यूड मिला दें ये हो गया परिमाण इस डायरेक्शन में। अगर ये y अक्ष, ये x अक्ष, y अक्ष को हम इधर प्रदर्शित करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको? तो ये 20 जो है किधर आ गया, इधर। हम tan थीटा बराबर अगर इससे निकालें tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर आएगा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 20 अपॉन बेस है 10। 0 से 0 कैंसिल। अगर थीटा बराबर निकाल लेंगे तो आएगा tan इनवर्स 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और आप आंसर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर कमेंट कीजिए और सॉल्व करके कमेंट कीजिए, ऐसे तुक्का मत मारना। सॉल्व करके कमेंट करोगे तो एकदम राइट आंसर आप कमेंट कर पाओगे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त होता है, अब सॉल्व करवाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा, एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला अधिकतम बल होगा। F मैक्सिमम हमसे पूछा है। F जो कण पर जो बल होता है वो होता है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला कण पर लगने वाला बल का फॉर्मूला। यदि हम क्रॉस हटाएंगे तो आएगा F बराबर Q V B साइन थीटा। ये आ गया। अगर हमें अधिकतम बल निकालना है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर कर दें तो एफ मैक्सिमम आएगा। वो कितना आएगा, एफ मैक्सिमम बराबर क्यू वी, क्यू इधर रख दिया कोई दिक्कत, क्यू वी वी, ये आ गया मैक्सिमम फोर्स। तो क्या होना चाहिए, दोनों लंबवत होना चाहिए। थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हुआ करेक्ट आंसर। वी एंड बी आर परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही दमदार है। इसमें तीन फार्मूले बनते हैं। आज आपको हम तीनों फार्मूले क्लियर करवाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला होता है संधारित्र में संचित ऊर्जा का। U बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट फार्मूला। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q बराबर सी बी, धारिता का फार्मूला है Q बराबर सी बी। अगर हम इससे V बराबर निकाल लेंगे तो आएगा Q अपॉन सी। अब V की जगह, इसमें हम V की जगह रखे दे रहे तो आएगा U बराबर
1/2 इंटू सी इंटू वी, वी का स्क्वायर करेंगे आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कैंसिल किया तो आया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, क्लियर हुआ, दो फॉर्मूले क्लियर हुए। तीसरा फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्यू बराबर रख दो सी वी, तो क्यू बराबर सी वी रखोगे तो आएगा क्यू बराबर सी वी अपॉन सी। इस फॉर्मूले में रखा है, सी से सी कैंसिल, क्यू कहाँ गया, स्क्वायर है इसीलिए आएगा क्यू बराबर सी वी स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। सॉरी ये फॉर्मूला थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आंसर इसका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ क्यू वी। अगर इसका निकालना चाहें तो क्यू बराबर होता है सी वी, क्यू बराबर सी वी। इस फॉर्मूले से क्यू बराबर सी वी, हमें अगर सी बराबर निकाल लें तो आएगा क्यू अपॉन वी। अगर हम यही मान इस फॉर्मूले में रख दें, हाफ सी की जगह क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर, एक वी से एक वी कैंसिल तो क्या आया, हाफ क्यू वी। ये फॉर्मूला आ गया। तीनों फॉर्मूले यहाँ से क्लियर हुए। फर्स्ट फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला ये आप हमने तो सॉल्व करके बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लो। एक होता है यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, एक होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एक होता है हाफ क्यू वी। तीनों फार्मूले डायरेक्ट याद रख लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अगर फार्मूला अगर ड्राइव करोगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। डायरेक्ट याद रखते तो सीधा आंसर क्लिक होता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता। क्लिक करके तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए इसको हम बताते हैं। मैंने एक गोला बनाया। इस पर अगर बात करें जो अवकेंद्री बल है, क्वेश्चन में पूछा एक वस्तु अचर चाल से वृत्ति पथ पर गति कर रही है, यदि इसकी गति की दिशा उलट दें। पहले गति इस प्रकार से कर रही थी, यानी क्या हुआ, पहले गति इस प्रकार से कर रही थी, यानी गति इस डायरेक्शन कर रही थी इस प्रकार से। तब इसका अवकेंद्री बल AC, अवकेंद्री त्वरण AC अंदर की ओर था। AC अंदर की ओर लगता है हमेशा, ये कांस्टेंट रहता है। जब भी अवकेंद्री बल होगा तो हमेशा वो सेंटर की ओर लगता है। अगर इसकी अब डायरेक्शन पलट दें, पहले ऊपर जा रही थी यानी इस प्रकार से चल रही थी, अब अगर डायरेक्शन हम इस प्रकार से कर दें, इस प्रकार से यानी डायरेक्शन उलट दें, तो क्या जो AC है यानी अवकेंद्री त्वरण है उस पर कोई परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज रहेगा, क्योंकि जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की ओर ही लगता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। चलिए अब देखते हैं। और इसकी दिशा जो दिशा है, इस पर जो अवकेंद्री बल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिशा उलटने से अवकेंद्री बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवकेंद्री बल का परिमाण स्थिर रहेगा, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अवकेंद्री बल की दिशा विपरीत हो जाती है, गलत,
कोई चेंज नहीं होता, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब केंद्रीय बल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन भी सही। अब केंद्रीय बल दोगुना हो जाता है, गलत। तो इसके जो आंसर हैं वो दो ऑप्शन हैं, एक तो ए और दूसरा सी, ए सी बोथ करेक्ट हैं। क्या है, बोथ ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। अगर आपको सेकेंड लॉ पता होगा तो आप सॉल्व कर लोगे ये क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप लोग और करेक्ट आंसर सॉल्व करके कमेंट कीजिए, ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप बिल्कुल राइट कमेंट कर सको। चलिए, फॉर्मूला होता F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेकेंड इक्वेशन। अगर हम संवेग की जगह एम बी रख दें, कोई प्रॉब्लम आपको, एम बी अपॉन टी, एम दिया 5 इंटू वेग दिया 65 माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन टाइम दिया 0.2 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू, जब ये 0.5 अपॉन 0.2 इंटू 10 की घात -2। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो -2 कैंसिल, 25 क्या आया ऊपर 25 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे, आएगा 12.5 आएगा आंसर न्यूटन। आंसर नंबर ए हुआ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। सेकेंड इक्वेशन काम में लिए F बराबर एम बी अपॉन टी, मान रख दिया, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया था इसलिए इसको हमने आंसर दिया न्यूटन में, इसीलिए मैंने कर 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई और आ गया मीटर पर सेकेंड में। सॉल्व किया, आंसर आ गया 12.5 न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। आर त्रिज्या के एक समतल वृत्ताकार पथ पर किसी कार के चलने की वह अधिकतम चाल है जिससे कार फिसल न पाए यदि गतिज घर्षण गुणांक म्यू हो, तो अधिकतम चाल पूछी हमसे। अधिकतम सुरक्षित चाल होती है, वो होती है वी मैक्सिमम बराबर अंडररूट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, अंडररूट म्यू जी आर, अंडररूट म्यू जी आर। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में एकदम स्कैन हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन से रिलेशन बहुत बनेंगे, कभी आर के बारे में रिलेशन बनेगा, यानी रेडियस को अगर 4 टाइम्स कर दें तो मैक्सिमम वेग कितना होगा, वो होगा 2 गुना, कितना होगा 2 गुना। इस प्रकार से रिलेशन बनेंगे। तो क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम बहुआ लेवल वाला क्वेश्चन है ये, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो कार्य हो जाएगा। फॉर्मूला होता है W बराबर Fs। यदि हम बल को 2 गुना करेंगे तो 2 और विस्थापन को 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, क्या आएगा 4W, W डैश बराबर 4W यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लगेगा जब आप आंसर कमेंट करोगे कि हाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान है।
ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मान लो वो फिजिक्स में कुछ जानता है, वरना हर एक के बस की बात नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलो, दिया समान विमाएं परंतु R1 तथा समान विमाएं परंतु ρ1 तथा ρ2 प्रतिरोधकता वाले दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता होगी। एक वायर है जिसमें दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसकी लंबाई L मान लिया, प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध R2 मान लिया। कोई प्रॉब्लम? अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे यानी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट अब आपने पढ़ा होगा R बराबर रो L अपॉन A, R बराबर रो L अपॉन A। इसकी जगह रखेंगे रो L अपॉन A, लेकिन लंबाई कितनी है? 2 गुना, क्योंकि एक L ये है एक L ये है, 2L, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई इंटू R1 की जगह रखेंगे तो आएगा रो1 L और A तो समान है, क्योंकि बोला समान विमाएं। क्या बोला है? समान विमाएं। तो आएगा L अपॉन A प्लस रो2 L अपॉन A। L अपॉन A दोनों को कॉमन करके मैंने काट दिया, डायरेक्ट काट दिया, कोई दिक्कत? अगर हमें रो निकालना तो आएगा रो1 प्लस रो2 अपॉन ये वाले 2 अपॉन में आ गई, अपॉन 2 आ गया मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर प्रतिरोध पूछता तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन इसने प्रतिरोधकता पूछी है, इसीलिए क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा होती है प्रतिरोधकता। लंबाई एक L ये है एक L ये है, इसलिए मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और जो वही कॉन्सेप्ट R बराबर रो इंटू L अपॉन A से यहाँ वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर कमेंट कीजिए। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रखना। चलिए, सरल आवर्त गति करते निकाय में अनिवार्यता होना चाहिए। एक SHM मोशन अगर हो रहा है तो उस निकाय में अनिवार्यता क्या जरूरी है? एक मान लो ये मैंने इस प्रकार से एक पेंडुलम लटका दिया, अगर इसको इस प्रकार से जाता, एक बार इस प्रकार से जाता है, तो इसका जड़त्व तथा प्रत्यास्थता इसमें होती है, लेकिन वह बल के अगर ऑप्शन आपने टिक कर दिया तो वो हो गया गलत। इसमें वह बल नहीं होता है, क्योंकि ये जो ये पेंडुलम है ये अपने आप इधर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इस प्रकार से, यानी इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस प्रकार से चलता है ये। ओके, तो जो मेरा ऑप्शन आएगा उसमें बाह्य बल नहीं आएगा। इस पर कोई बल नहीं लगाना पड़ता कि तब ये इधर जाएगा, और बल लगाएंगे तभी ये इधर आएगा। ये अपने आप आगे ऊपर नीचे होता है इस प्रकार से, कभी ये इधर जाएगा कभी ये इधर जाएगा। ओके, क्लियर होगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो, ज़्यादा बेहतर है। जड़त्व तथा प्रत्यास्थता, ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का गलत रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा है। इसमें से कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, आणविक परतों को संपीड़ित अथवा विस्तार करने की तुलना में इन्हें एक दूसरे पर सरकाना अधिक आसान है। बिल्कुल सही बात, सरकाना ज़्यादा आसान होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक
का व्युत्क्रम संपीडितता होती है, बिल्कुल सही। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक संपीडितता का उल्टा होता है, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सी नंबर, एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मरोड़ना अधिक कठिन होता है। एक स्टेटमेंट हो गया गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। आसान होता है, क्या होता है? आसान। इसमें बोला है कठिन होता है। एक छोटी यानी एक छड़ ये है और दूसरी छड़ मैंने ये लंबी छड़ ले ली, तो आप इसको आसानी से मोड़ सकते हो या फिर इस वाली छड़ को। कौन सी छड़ को आप आसानी से मोड़ सकते हो? आप बोलोगे लंबी वाली को, यानी बड़ी छड़ को। तो कुछ और जो ऑप्शन में सी ऑप्शन में बोला वो यही बोला, एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मरोड़ना कठिन होता है, जबकि ये तो आसान होता है। और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो थोड़ा लॉजिक है, उससे हम समझा देंगे आपको। लॉजिक बिल्कुल अपना देसी है, आप उससे समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केस नली में द्रव चढ़ते समय किसके बीच संपर्क सतह नियत रहती है? जैसे मान लो मैंने ये एक बीकर लिया, बर्तन लिया, अब ये खाली है। खाली है तो इसमें क्या भरी है? वायु। खाली है तो इसमें कुछ नहीं है, तो मतलब वायु है। यदि इसमें हम पानी भर दें, यदि इसमें हम पानी भरेंगे तो जैसे जैसे पानी इसमें अंदर भरता जाएगा वैसे वैसे वायु बाहर उठती जाएगी, यानी वायु निकलती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि अगर बर्तन हम पूरा भर दें तो जो वायु है इस पर नहीं रहेगी, यानी यदि हम पानी भरेंगे तो वायु क्या अपने आप बाहर निकल जाएगी, और यदि जैसे हम पानी को खाली करेंगे तो वायु ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाएगी। यही इसका लॉजिक है। इस लॉजिक से आप समझोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत टिक कर दोगे, यानी हवा एवं द्रव संपर्क सतह नियत रहती है। द्रव और कांच कोई लॉजिक नहीं। द्रव पानी जैसे द्रव भरा है, यदि आपने कांच डाली तो द्रव बाहर आ जाएगा। इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो बेकार में दिए हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, एयर एंड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ये तो लोग डायरेक्ट याद रख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी डायरेक्ट याद होगा ये क्वेश्चन। आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। एक अच्छे स्नेहक के लिए होना चाहिए। अच्छे स्नेहक मतलब होता है, अच्छे स्नेहक के लिए होता है उच्च श्यानता। उच्च श्यानता यानी हाई विस्कोसिटी। इसका लॉजिक आपको हम समझाते हैं। जैसे आपने मोटरसाइकिल या साइकिल की चेन में आप ग्रीस लगाते हो तो वो ग्रीस उसी में चिपकी रहती है। क्या है? चिपकी रहती है। जबकि यदि आप तेल डालोगे, यदि आपने तेल ऑयल डाला तो वो टपक जाता है, रिस जाता है। इसका मेन कारण है हाई विस्कोसिटी, क्योंकि जो ग्रीस की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें चेन में चिपका रहता है। क्लियर हुआ? उच्च श्यानता के कारण ही वो ग्रीस है वो चेन में चिपकी रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो थोड़ा भी फिजिक्स में अगर जानता होगा तो इस क्वेश्चन को वो 100% आंसर दे देगा। पूछा, निम्न में से कौन सी भौतिक राशियों के जोड़े समान मात्रक को व्यक्त करते हैं? ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, ऊष्मा एवं जूल दोनों समान मात्रक को व्यक्त करते हैं। ऊष्मा का मात्रक जूल और कार्य वर्क का मात्रक भी जूल। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर, हीट एवं वर्क। अगर ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा जूल और ताप केल्विन में रॉन्ग हो गया, ताप मोल
ताप केल्विन में, मोल मोल इन मोल होता है। इनका कोई लॉजिक नहीं, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट कीजिए। समायतनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन में चलिए, समायतनिक परिक्रम अगर है तो समायतनिक का मतलब होता है जो डेल वी होता है वो उसका मान होता है 0, इसे बोलते हैं समायतनिक परिक्रम। समायतनिक परिक्रम अगर W बराबर निकालें, W बराबर होता है P डेल V। यदि हम V का मान 0 रखेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर, वर्क डन आएगा 0। अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर और समझाएं, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका। अगर पूछ दे समतापी बोलेगा तो डेल टी बराबर 0 होगा, डेल टी बराबर 0 होगा। अगर रुद्धोष्म परिक्रम बोल दे, रुद्धोष्म परिक्रम ये इम्पोर्टेंट है, रुद्धोष्म परिक्रम तब होगा डेल क्यू बराबर 0। और एक फॉर्मूला आप याद रखना, जो फर्स्ट नियम है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कोई भी शिफ्ट बाकी नहीं जाती, जिससे इससे या तो इससे एक न्यूमेरिकल आएगा या तो इसका एक कॉन्सेप्ट दे देगा, कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आता ज़रूर है। ऐसा कोई जब भी एयरफोर्स का पेपर होगा तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जाती जिसमें इस फॉर्मूले से एक आध न्यूमेरिकल ना दिया हो। थोड़ा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा के कहीं दे देगा, जैसे रुद्धोष्म परिक्रम दे दिया। रुद्धोष्म परिक्रम के लिए यू कितना, ये डेल क्यू कितना होता है 0। जब डेल क्यू 0 तो जो कार होगा वो कितना होगा, कार इधर आएगा कितना होगा, माइनस में होगा, यानी माइनस का डेल डब्ल्यू। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अगर घुमा दिया पूछ देगा रुद्धोष्म परिक्रम में किया गया कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्या आएगा, ऋणात्मक कार्य आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएगा इस कॉन्सेप्ट से। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो जो भी मैंने बताया है, समतापी, रुद्धोष्म, समायतनिक, और ये फार्मूले से, ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है। इसको V को लेकर रिलेशन बनेगा, क्या V को लेकर रिलेशन बनेगा। और अगर एक और रिलेशन याद रखना, आंतरिक ऊर्जा U और ताप T, इन दो का रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर ताप घटाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। बस ये रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। अगर ये वाला क्वेश्चन छूटा यानी फर्स्ट नियम से, तो इसका क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर हुआ? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने फिजिक्स में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है। चलिए, पूछा है एक ऋणात्मक आवेश को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। एक निगेटिव चार्ज को यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। फॉर्मूला होता है U बराबर माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। यदि हम दूरी बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, ये तो खाली मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन माइनस वैल्यू, ये क्या लगा है माइनस, और माइनस वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही वो ज़्यादा होती है, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज कौन सा था? निगेटिव।
नेगेटिव चार्ज को हम ऊपर ले जा रहे हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने पर, और नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही कम होती है। नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी कम होगी, और नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा होती है। जैसे -2 और -1, इसमें आपने से पूछ दे कौन ज़्यादा है तो आप बोलोगे -1 बड़ी है। तो इसी प्रकार से जब माइनस वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और माइनस वैल्यू कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यानी अब त्रिज्या क्या है, आर इंक्रीज कर रहा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिर्फ ये लॉजिक यहाँ है तो सिर्फ माइनस का आप ध्यान दीजिए। माइनस वैल्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगा, और माइनस वैल्यू जब कम होगी, जैसे आर बढ़ रहा है यानी माइनस वैल्यू कम होगी। कैसे आपको ये भी समझा दें, जैसे यहाँ -5 है, -5 त्रिज्या हम पहले 1 लें तो क्या आएगा, -5 आएगा। यदि हम त्रिज्या को हम 2 ले लें तो माइनस वैल्यू कितनी आएगी, -2.5, यानी माइनस वैल्यू कम हुई। माइनस वैल्यू कम हुई तो क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। क्लियर हुआ। अब इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो ये आप आंसर शीट है, आंसर दिए आपको, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ड्रीम डिफेंस स्टडी। आप मेरे साथ इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए ताकि आपको क्लास की PDF और क्लास की इंफॉर्मेशन व वैकेंसी के से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ओके। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं एक बार वो कमेंट में जय हिंद टाइप कर दें, और वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं अगर वो रियलिटी में फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो उनको अंत तक वीडियो देखना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस किस प्रकार की जाती है। ओके। और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी लाइव करूं या अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको क्लास को देख सको, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।